नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 15वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा को विनय का परेश बाबू के घर आना जाना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका परिवार समाज के उन वर्गों में से है जिसे गोरा नहीं पसंद करता। समय के साथ एक समय ऐसा भी आता है, वह चाहे विनय का परेश बाबू के घर की लड़कियों के प्रति आकर्षण की वजह से हो या फिर विनय पर अपनी नजर रखने की वजह से, गोरा भी परेश बाबू के घर जाने को तैयार हो जाता है। पहली मुलाकात का असर सुचारिता पर अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन गोरा निश्चित रूप से सुचारिता के मन पर एक अलग छाप छोड़ता है। अपनी बात को इतनी दृढ़ता से रखने वाला पुरुष सुचारिता ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके साथ ही साथ सुचारिता ने भी गोरा के मन में एक अलग जगह बनाई। शायद यहीं से उनके आकर्षण का अंकुर फूटा। गोरा परेश बाबू के घर से जब निकलता है तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल मालूम होती है। वो बेचैन हो उठता है और इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए, या यूं कहें कि अपने अंदर हो रहे इस नए परिवर्तन से भागने के लिए, वह ग्रैंड ट्रंक रोड की यात्रा का, जो समाज सेवा की यात्रा है, उसके लिए निकल पड़ता है। इधर विनय को वरदा सुंदरी कहती है कि उसे मैजिस्ट्रेट के घर होने वाले नाटक में भाग लेना होगा, तो विनय साफ मना कर देता है। ललिता ने जैसे जिद ठान ली कि वह विनय से अभिनय करा के रहेगी। उसे ऐसा लगता है कि विनय गोरा के डर से अभिनय में भाग नहीं ले रहा। जो काम गोरा के विरुद्ध हो वह उसे विनय से करवाना चाहती थी। जब ललिता विनय को खुलकर यह कहती है कि वो गोरा से डरता है, तो विनय यह दिखाने के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह अनमने ढंग से अभिनय करने को राजी हो जाता है। इस बात को लेकर विनय और ललिता में कुछ बहस भी हो जाती है, जिससे ललिता अनमनी सी हो जाती है। ऐसी आसानी से ललिता रोती नहीं, परंतु आज विनय पर जबरदस्ती करके वह खुद को कोसने लगी। वह किसी बहाने से विनय को गुलाब का फूल भिजवाती है। विनय हर खुशी की बात माँ आनंदमयी से साझा करता है। इन गुलाब के फूलों को भी वह उनके चरणों पर चढ़ा देता है। विनय बराबर परेश बाबू के घर आता जाता रहता है। अब तो उसे गोरा का भी भय नहीं, क्योंकि वह किसी निर्देश भ्रमण पर गया है। हर बार उसके आने पर सुचारिता गोरा की उम्मीद लगाती है। उसे लगता है कि शायद गोरा भी विनय के साथ आया हो। उसे गोरा की यात्रा का जब पता चलता है तो उसका मन अजीब सा हो जाता है। मन की ऐसी अवस्था उसकी पहले कभी न थी। उसके मन की यह हालत परेश बाबू से छिपी न रह सकी, इसीलिए वह सुचारिता का विवाह हरान बाबू के साथ टालते जा रहे हैं। अंग्रेजी नाटक के अभ्यास के समय अंग्रेजी भाषा पर विनय की पकड़ देखकर ललिता बहुत प्रभावित होती है। सुचारिता गोरा के ख्यालों में अपने आप को सबसे दूर करने लगती है। वो कम बोलती है, अकेले रहना पसंद करती है। वो किसी बात का प्रतिवाद नहीं करती, इसीलिए जब उसे नाटक में अभिनय को जोर दिया गया तो उसने अनमने ढंग से ही सही हाँ कह दिया। इधर आनंदमयी भी महिम से कहती है कि विनय के साथ शशिमुखी का विवाह बिल्कुल बेमेल है, यह नहीं हो सकेगा। गोरा अपनी यात्रा पर अनेक समाज सेवा का कार्य करता रहता है। उसे पता चलता है कि इतने विशाल भारतवर्ष का गांव कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण, कितना दुर्बल है। घूमते घूमते वह एक मुसलमान गांव में पहुंचता है। उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध गोरा अकेला खड़ा हो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। गोरा जिस समय यात्रा पर निकला, उसके साथ अविनाश, मोतीलाल, वसंत, रमापति, ये 4 साथी थे। लेकिन गोरा के निर्दय उत्साह के साथ ये लोग लयबद्धता नहीं रख सके। बीमार हो जाने का बहाना करके अविनाश और वसंत तो 4-5 दिनों में ही कलकत्ता लौट आए। केवल गोरा के प्रति श्रद्धा के कारण ही मोतीलाल और रमापति उसे अकेला छोड़कर वापस नहीं आ सके, अन्यथा अनेक कष्टों की सीमा नहीं थी। गोरा न तो पैदल चलकर थकता था, न कहीं रुके रह जाने से उसका जी उबता था। गांव का जो कोई गृहस्थ ब्राह्मण जानकर गोरा को श्रद्धापूर्वक घर में ठहराता, उसके यहाँ भोजन इत्यादि की चाहे जितनी ही असुविधा हो, तब भी गोरा वहीं टिका रहता। गांव भर के लोग उसकी बात सुनने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। पढ़े लिखे भद्र समाज और कलकत्ता के समाज के बाहर हमारा देश कैसा है, गोरा ने यह अभी पहले पहल देखा। यह विशाल अकेला भारतवर्ष ग्राम कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण और कितना दुर्बल है। अपनी शक्ति के संबंध में कैसा अत्यंत भ्रमित, और अपने शुभ के संबंध में यज्ञ और उदासीन। हर 5-7 कोस की दूरी पर उसका समाज इतना बदल जाता है।
संसार के वृहत कर्म क्षेत्र में चलने के उसके मार्ग में कितनी अपनी गढ़ी हुई काल्पनिक अड़चनें हैं। छोटी छोटी बातों को वह कितना बढ़ा चढ़ा कर देखता है और उस पर किसी भी रूढ़ी का बंधन कितना कसा हुआ और अटूट है। उसका मन कैसा सोया हुआ, उसके प्राण कितने दुर्बल और उसका उद्यम कितना क्षीण है। यह गोरा ग्रामवासियों के बीच ऐसे रहे बिना किसी तरह भी कल्पना नहीं कर सकता था। उसके गांव में रहते रहते वहां के एक हिस्से में आग लग गई थी। इतने बड़े संकट में भी एक होकर प्राणपण से कोशिश करके विपत्ति का सामना करने की शक्ति उनमें कितनी कम है। गोरा यह देखकर विस्मय में पड़ गया। हक्के बक्के से सभी इधर उधर दौड़ रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, पर व्यवस्थित ढंग से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। गांव के पास कोई जलाशय भी नहीं था। स्त्रियां रोजाना दूर से पानी लाकर घर का काम चलाती हैं। फिर भी रोज रोज की इस मुसीबत से बचने के लिए घर ही में एक मामूली कुआं खोद लेने की बात उन तक को नहीं सूझी थी जो काफी संपन्न थे। पहले भी इस गांव में कई बार आग लगी है। उसे केवल भाग्य का प्रकोप मानकर सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। पास कहीं पानी की कोई व्यवस्था कर रखने की किसी ने कोशिश नहीं की। गांव की ऐसी ज़रूरत के बारे में भी जिनका कोई बोध नहीं चेता, उनके सामने सारे देश की बात करना गोरा को बेवकूफ़ी ही लगी। गोरा को सबसे अधिक विस्मय इसी बात पर होता कि इन सब दृश्यों और घटनाओं से मोतीलाल और रमापति जरा भी विचलित न होते थे, बल्कि गोरा के क्षोभ को भी असंगत समझते थे। छोटे लोग तो ऐसा करते ही हैं, ऐसे सोचते ही हैं। वे इन सब कष्टों को कष्ट नहीं समझते। छोटे आदमियों के लिए ऐसा छोड़कर और कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोचने को ही वे अपनी औकात से बड़ी बात करना समझते हैं। इस अज्ञानता, जड़ता और दुख का बोझ कितना भारी और भयंकर है, और यह बोझ हमारे पढ़े लिखे और अनपढ़, धनी और निर्धन सभी के कंधों पर एक सा है और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। आज यह बात अच्छी तरह समझकर गोरा का चित्त हर पल व्याकुल रहने लगा। घर से कोई शोक संदेश मिलने की बात कहकर मोतीलाल भी चल दिया। केवल रमापति गोरा के साथ रह गया। घूमते फिरते दोनों एक दिन नदी के किनारे बसे एक मुसलमान गांव में जा पहुंचे। आतिथ्य पाने की उम्मीद में सारे गांव में घूमते घूमते केवल एक घर हिंदू नाई का मिला। उसी के घर दोनों ब्राह्मणों ने आश्रय लेने का जाकर देखा। बूढ़ा नापित और उसकी पत्नी एक मुसलमान लड़के को पाल पोस रहे हैं। रमापति बड़ा धर्मभीरू ब्राह्मण था। वह तो बहुत बेचैन हो उठा। नापित को गोरा ने उसके अनाचार के लिए फटकारा तो उसने कहा, ठाकुर, हम लोग कहते हैं हरि, वे लोग कहते हैं अल्लाह, दोनों में कोई भेद नहीं। धूप तेज हो चुकी थी। फैली हुई रेतों के पार बहुत दूर नदी थी। रमापति ने प्यार से व्याकुल होकर पूछा, हिंदू का पीने का पानी कहाँ मिलेगा? एक कच्चा कुआं नापित के घर में था, लेकिन उस भ्रष्ट कुएं का पानी रमापति कैसे पी सकता था? वह मुंह लटकाकर बैठ गया। गोरा ने पूछा, इस लड़के के माँ बाप नहीं है? नापित ने कहा, दोनों हैं, लेकिन उनका होना न होना बराबर है। गोरा ने पूछा, वह कैसे? जो इतिहास नापित ने सुनाया संक्षेप में वह यूं है। जिस जमींदारी में वे लोग रहते थे, नीलहे साहबों का उस पर इजारा था। नदी किनारे की खादर जमीन को लेकर वहां की प्रजा का नील कोठी के साहबों के साथ बराबर झगड़ा चल रहा था, और प्रजा तो हार मान चुकी थी, लेकिन खादर के इस घोषपुर गांव की प्रजा को साहब लोग किसी प्रकार दबा नहीं सके। गांव के सभी लोग मुसलमान हैं और उनका प्रधान फर्रो सरदार किसी से भी नहीं डरता। नील कोठी वालों से झगड़े के चलते पुलिस से मारपीट करके 2 बार जेल भी हो आया है। घर की आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि खाने को 2 कौर भात भी नहीं जुटता, फिर भी वह किसी का रौब नहीं मानता। इस बार खादर की खेती करके गांव के लोगों ने कुछ बोरे धान पा लिए थे, लेकिन कोई 1 महीना पहले नील कोठी के मैनेजर साहब लठैत लेकर स्वयं आए और प्रजा का धान लूट कर ले चले। फर्रो सरदार ने इसी झगड़े के समय साहब की दाहिनी बाह पर ऐसी लाठी जमाई कि अस्पताल ले जाकर उसकी बाह कटवानी पड़ी। सारे इलाके में इतना बड़ा हौसला अभी तक किसी ने नहीं किया था। तब से पुलिस का आतंक गांव में आग की तरह फैल गया। प्रजा के घरों में कहीं कुछ नहीं रहा। घरों की औरतों की इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं।
फर्रू सरदार के साथ और बहुत से लोग हवालात में बंद कर दिए गए हैं और अनेकों गांव छोड़कर भाग गए हैं। फर्रू के परिवार के पास खाने को अन्न का दाना नहीं। उसकी बहू की एकमात्र धोती का यह हाल है कि लज्जावश घर के बाहर नहीं निकल सकती। उनका इकलौता लड़का तमीज़ नापित की स्त्री को गांव के नाते से मौसी पुकारता था। उसकी मोहताज हालत देखकर नाइन उसे अपने घर ले आई और उसका पालन कर रही है। नीलकोठी वालों की एक कचहरी वहां से लगभग 1.5 कोस पर लगी है। दल बल के साथ दारोगा अब भी वही मौजूद है। वहां से कब किस बहाने वह गांव पर धावा कर दे या क्या कर बैठे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी कल ही नाई के पड़ोसी बूढ़े नाजिम के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। नाजिम का जवान लड़का दूसरे इलाके से अपनी बहन से मिलने आया हुआ था। बिल्कुल बिना वजह दरोगा ने यह कहकर कि यह पट्टा अच्छा जवान दिखता है, छाती तो देखो पट्टे की, अपने हाथ की लाठी से उसे ऐसा धक्का दिया कि उसके दांत टूट गए और खून बह निकला। यह अत्याचार देखकर बहन दौड़ी हुई आई तो उस बेचारी बुढ़िया को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। इसके पहले इलाके में पुलिस इतना जुल्म करने का साहस नहीं करती थी, पर अब गांव के सबसे तगड़े जवान या तो हवालात में हैं या गांव छोड़कर भाग गए। उन भागे हुए लोगों की तलाश करने का बहाना करके ही पुलिस गांव पर ऐसा कहर ढा रही है। इससे कब छुटकारा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर गोरा उठने का नाम नहीं ले रहा था, उधर रमापति की प्यास के मारे जान निकली जा रही थी। नाई की कहानी समाप्त होने के पहले ही उसने फिर पूछा, कोई हिंदू घर यहाँ से कितनी दूर होगा? नाई ने कहा, वही 1.5 कोस पर जो नीलकोठी की कचहरी है, उसका तहसीलदार ब्राह्मण है, नाम है माधव चैटर्जी। गोरा ने पूछा, स्वभाव कैसा है? नाई ने कहा, ठीक यमदूत जैसा, ऐसा निर्दयी और दुष्ट ढूंढे से नहीं मिलेगा। दारोगा को जितने भी दिन खिलाएगा पिलाएगा उन सब का खर्च हम ही लोगों से वसूल करेगा, बल्कि कुछ मुनाफा भी कमाएगा। रमापति ने कहा, गोरा बाबू अब चलिए, अब और नहीं सहा जाता। उस मुसलमान लड़के को नाइन अपने आंगन के कुएं के पास खड़ा करके घड़े भर भींचकर पानी से नहला रही थी। इस बात से रमापति को और भी गुस्सा आ रहा था और उससे वहां बैठा नहीं जा रहा था। चलते समय गोरा ने नाई से पूछा, तुम तो इस दंगे फसाद के बीच भी इसी गांव में टिके हुए हो, तुम्हारे घर के और लोग कहीं नहीं हैं? नाई ने कहा, काफ़ी दिनों से यहीं रहता हूँ, इन सब से मोह हो गया है। मैं हिंदू नाई हूँ, खेती वेती से मुझे कोई मतलब नहीं, इसीलिए नीलकोठी वाले मुझसे कुछ कहते नहीं। और फिर गांव भर में कोई बड़ा तो और रहा नहीं, मैं भी अगर चल दूँ तो औरतें डर से मर जाएंगी। गोरा ने कहा, अच्छा, खा पीकर फिर से आऊँगा। भूखा प्यासा रमापति नीलकोठी वालों के अत्याचार की इस लंबी कहानी से उल्टे गांव वालों पर ही और बिगड़ उठा। यह मूर्ख बलवान के विरुद्ध सिर उठाना चाहते हैं, इसे उसने इस गंवार मुसलमानों की स्पर्धा और बेवकूफ़ी की चरम सीमा ही जाना। इसमें उसे संदेह नहीं था कि सख्त सजा देकर इनकी अकड़ ढीली करना ही इनके लिए उचित होगा। ऐसे अभागों पर पुलिस अत्याचार करती ही है, करने को बाध्य होती है, और उसकी जिम्मेदारी मुख्यतः इन्हीं लोगों पर होती है। यही उसकी धारणा थी। कर्मचारियों से समझौता ही कर लें, दंगा फसाद क्यों करते हैं? इनमें उतनी ताकत भी कहाँ है? वस्तुतः नीलकोठी के साहबों की ओर ही रमापति की भीतरी सहानुभूति थी। दोपहर की तेज धूप में तपी हुई बालू पर चलते हुए गोरा ने सारे रास्ते भर कोई बात नहीं की। अंत में जब पेड़ों की ओट से कुछ दूर पर कचहरी की छत दिखाई देने लगी, तब सहसा गोरा ने रुक कर कहा, रमापति, तुम जाकर कुछ खा पी लो, मैं उसी नाई के घर जा रहा हूँ। रमापति बोला, यह कैसी बात है, आप नहीं खाएंगे? चैटर्जी के यहाँ कुछ खा पी कर फिर जाइएगा। गोरा ने कहा, मैं अपना कर्तव्य करूँगा, तुम खा पी कर कलकत्ता लौट जाना। मुझे यहीं घोषपुर गांव में शायद कुछ दिन रहना होगा, तुमसे वह निभ नहीं सकेगा। सुनकर रमापति के तो रोंगटे खड़े हो गए। गोरा जैसा धर्मशील हिंदू किस मुंह से उन मलेच्छों के घर रहने की बात कह सकता है? वह सोच ही नहीं सका। खाना पीना छोड़कर गोरा ने क्या भूख हड़ताल करने की ठानी है? लेकिन तब ज़्यादा सोचने का भी समय कहाँ था। उसे एक एक पल, एक एक युग जान पड़ रहा था। गोरा का साथ छोड़कर कलकत्ता भाग जाने के लिए उससे अधिक अनुरोध नहीं करना पड़ा।
कुछ दूर से उसने घूमकर देखा। गोरा की लंबी देह अपनी छोटी सी छाया को फलांगती हुई दोपहर की तेज धूप में सुनसान गर्म रेत के पार अकेली बढ़ती चली जा रही है। हालांकि गोरा भी भूख प्यास से बेचैन हो रहा था, पर उस दुष्ट अत्याचारी माधव चैटर्जी के घर का अन्न खाकर उसकी जाति बचेगी, इस बात को जितना ही वह सोचता उतना ही वह और असहाय होती जाती थी। उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थीं, सिर तप रहा था, उसके मन में एक तीव्र विद्रोह उठ रहा था। वह सोच रहा था, पवित्रता को बाहर की चीज बनाकर भारतवर्ष में हम कितना भयंकर अधर्म कर रहे हैं। जानबूझकर जो आदमी फसाद खड़ा करके इन मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, उसके घर में मेरी जाति बनी रहेगी, और जो उस जुल्म को सहकर भी मुसलमान बच्चे के घर की रक्षा कर रहा है और समाज की निंदा सहने को तैयार है, उसके घर में मेरी जाति नष्ट हो जाएगी। जो हो, आचार विचार के भले बुरे की बात फिर सोचूंगा, अभी तो नहीं सोच सकता। गोरा को अकेले लौटते देख नाई को आश्चर्य हुआ। गोरा ने पहले तो आकर नाई का लोटा अच्छी तरह अपने हाथ से मांझकर कुएं से पानी खींचकर पिया, फिर बोला, घर में कुछ दाल चावल हो तो दे दो, मैं बनाकर खाऊं। हड़बड़ाकर नाई ने सब सामान जुटा दिया। खाने से निपटकर गोरा ने कहा, मैं 2-4 दिन तुम्हारे पास ही ठहरूंगा। डरकर हाथ जोड़ते हुए नाई ने कहा, इस अधम के घर आप ठहरेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। पर देखिए, हम लोगों पर पुलिस की नज़र है, आपके रहने से न जाने क्या उपद्रव खड़ा हो। गोरा ने कहा, मेरे यहाँ रहते पुलिस को कोई उत्पात करने का साहस नहीं होगा, यदि कुछ होगा तो मैं रक्षा करूँगा। नाई ने कहा, दुहाई है आपकी, यदि आप रक्षा करने की कोशिश करेंगे तब तो और कोई उपाय न रहेगा। वे लोग सोचेंगे कि मैं ही साठगांठ करके आपको बुलाया हूँ और उनके खिलाफ गवाह जुटा रहा हूँ। अब तक तो किसी तरह टिका हुआ था, पर फिर नहीं टिक सकूँगा। अगर मुझे भी यहाँ से उठ जाना पड़ा तब तो गांव अनाथ ही हो जाएगा। हमेशा से गोरा शहर में रहता आया है। नाई क्यों इतना भयभीत था यह समझना उसके लिए कठिन था। वह यही जानता था कि इंसाफ के लिए डटकर खड़े हो जाने से ही अन्याय का प्रतिकार होता है। उसकी कर्तव्य बुद्धि किसी तरह उस विपन्न गांव को असहाय छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब नाई ने उसके पैर पकड़कर कहा, देखिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरे पुण्य फल से मेरे घर के अतिथि हुए हैं। आपको चले जाने को कहता हूँ तो इससे मुझे पाप लगता है, लेकिन आपके मन में हम लोगों के प्रति दया है, यह जानकर ही कहता हूँ कि मेरे घर रहकर आप पुलिस के अत्याचार में कोई बाधा देंगे तो मुझे ही और बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। गोरा नाई के इस डर को व्यर्थ की कापुरुषता मानकर कुछ विरक्त होकर ही तीसरे पहर उसके घर से चल पड़ा। इस मलेच्छाचारी के घर उसने भोजन किया, यह सोचकर मन ही मन उसे ग्लानि भी होने लगी। शरीर से थका हुआ और चित्त से विरक्त वह सांझ को नील कोठी की कचहरी जा पहुंचा। रमापति ने खाना पीना खाकर कलकत्ता रवाना हो जाने में कोई भी देरी नहीं की, इसलिए वह वहां नहीं मिला। माधव चैटर्जी ने बड़ी आव भगत के साथ गोरा को भोजन के लिए निमंत्रित किया। गोरा ने आग बबूला होकर कहा, मैं आपके यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। विस्मित होकर माधव ने कारण पूछा तो गोरा ने उसे अत्याचारी और अन्यायी कहकर फटकार दिया और बैठने से भी इनकार कर दिया। दारोगा तख्तपोश पर तकिया के सहारे बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तब उठकर बैठते हुए उसने रुखाई से पूछा, तुम कौन हो जी, घर कहाँ है? गोरा ने उसके प्रश्न का उत्तर न देकर कहा, तो तुम ही दारोगा हो। घोषपुर गांव में जो तुमने जुल्म किया है मैंने सब सुना। अगर अब भी न संभले तो क्या फांसी दे दोगे? जरा इनका हौसला तो देखो। मैं तो समझ रहा था कि भीख मांगने आया है, यह तो लाल पीला होने लगा। घबराकर माधव ने दरोगा का हाथ दबाते हुए कहा, अरे क्या कहते हो, अच्छे घर के लगते हैं। माधव बोला, वह जो कहते हैं बहुत झूठ तो नहीं कहते, गुस्सा करने से क्या होगा। नील कोठी के साहबों की गुमाश्तेगिरी करके खाता हूँ, इसके आगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और दादा तुम गुस्सा मत करो, तुम पुलिस के दारोगा हो, तुम्हें यम का दूत कहना कुछ गाली थोड़ी ही है। बाघ तो आदमी मारकर ही खाएगा, कोई वैष्णव तो नहीं है। मानी हुई बात है, उसे खाना तो होगा ही, और वह क्या करेगा।
बिना प्रयोजन माधव को क्रोध करते कभी किसी ने नहीं देखा। किससे कब कौन सा काम निकाला जा सकता है, या टेढ़े होने पर कौन क्या हानि पहुंचा सकता है, या पहले से कौन ठीक से जानता है। किसी का भी बुरा या अपमान वह अच्छी तरह हिसाब जांचने के बाद ही करता था। गुस्से में किसी पर हमला करने की क्षमता को वह फिजूल में खर्च नहीं समझता था। तब दारोगा ने गोरा से कहा, देखो जी, यहाँ हम लोग सरकारी काम करने आए हैं, इसमें टांग अड़ाने या गोलमाल करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। बिना कुछ कहे मुड़कर गोरा बाहर चला गया। माधव जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाकर बोला, महाशय, आप जो कहते हैं सही कहते हैं। हमारा काम ही कसाई का है, और यह जो साला दारोगा है, इसके साथ तो बैठने में भी पाप लगता है। लेकिन जो जो जुल्म उसके द्वारा करवाने पड़ते हैं मैं ज़बान पर नहीं ला सकता। और अधिक दिन नहीं है, 2-3 बरस और नौकरी करके लड़कियों को ब्याह करने का साधन जुटाकर फिर हम स्त्री पुरुष दोनों काशीवास को चल देंगे। मुझे खुद यह सब अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो मन होता है कि गले में फांसी डालकर लटक जाऊं। खैर, आज रात आप कहाँ जाएंगे? यहीं भोजन करके विश्राम कर लें। उस दारोगा साले की सूरत भी आपको नहीं दिखेगी। आपके लिए सब बंदोबस्त अलग कर दूंगा। गोरा को साधारण लोगों से कुछ अधिक भूख लगती थी, और आज दिन भर उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। लेकिन अभी उसका सारा शरीर गुस्से से जल रहा था। किसी तरह वह वहां रुक नहीं सका। बोला, मुझे ज़रूरी काम है। माधव ने कहा, तो रुकिए, एक लालटेन साथ कर दूं? गोरा ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से चला गया। लौटकर माधव ने दारोगा से कहा, दादा, यह आदमी जरूर सदर गया है, तुम अभी मजिस्ट्रेट के पास किसी को भेजो। दारोगा ने कहा, क्यों, किस लिए? माधव बोला, और तो कुछ नहीं, बस उन्हें एक बार कह आए कि एक भद्रजन न जाने कहाँ से आकर गवाहों को तोड़ने की कोशिश करता हुआ घूम रहा है। शाम को मजिस्ट्रेट ब्राउनलो साहब नदी के किनारे की सड़क पर टहल रहे थे। हरान बाबू उनके साथ ही थे। थोड़ी दूर पर गाड़ी में उनकी मेम परेश बाबू की लड़कियों के साथ हवाखोरी कर रही थी। बीच बीच में ब्राउनलो साहब बंगाली भद्र समाज के लोगों को अपने घर के गार्डन पार्टियों में आमंत्रित करते रहते थे। जिले के एंड्रस स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह के समय भी सभापतित्व भी वही करते थे। संपन्न घरों में विवाह आदि शुभ कार्यों के समय आमंत्रित किए जाने पर अनुग्रह पूर्वक वह उसे स्वीकार भी कर लेते थे। यहाँ तक कि यात्रा अभिनय की मजलिस में निमंत्रित होने पर एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ देर तक धैर्यपूर्वक गाना सुनने का प्रयत्न भी करते थे। उनकी अदालत के सरकारी वकील के यहाँ पिछले दशहरे की झांकियों में जो लड़के भिश्ती और मेहतरानी बने थे, मजिस्ट्रेट साहब ने उनका अभिनय विशेष रूप से पसंद किया था, और उनकी फरमाइश पर झांकियों के इस अंश का कई बार प्रदर्शन किया गया था। उनकी पत्नी मिशनरी की लड़की थी, इसलिए जब तब उनके घर मिशनरी औरतें चाय पानी की महफिल के लिए जुटती रहती थीं। जिले में उन्होंने एक लड़कियों का स्कूल स्थापित किया था, और बराबर इसके लिए प्रयत्न भी करती रहती थी कि उस स्कूल में छात्राओं की कमी न हो। परेश बाबू के घर की लड़कियों में पढ़ाई की विशेष करके चर्चा होती देखकर बार बार वह उनका हौसला बढ़ाती थी। दूर रहने पर भी बीच बीच में चिट्ठी पत्री देती रहती थी। क्रिसमस के समय उन्हें धर्म ग्रंथ उपहार स्वरूप भेजती थी। पंडाल लग गया था। हरान बाबू, सुधीर और विनय को साथ लेकर वरदा सुंदरी और उनकी लड़कियां सभी आई हुई थीं। उन सबको सरकारी डाक बंगले में ठहराया गया था। परेश बाबू को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले कलकत्ते में ही रह गए। उनका साथ देने के लिए सुचारिता ने वहीं रह जाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु परेश बाबू ने मजिस्ट्रेट के निमंत्रण के संबंध में कर्तव्य का विशेष उपदेश देकर सुचारिता को भेज दिया था। तय यह हुआ था कि 2 दिन बाद मजिस्ट्रेट के घर डिनर के बाद इवनिंग पार्टी में कमिश्नर साहब और पत्नी सहित छोटे लाट साहब के सम्मुख परेश बाबू की लड़कियों का अभिनय और काव्य आवृत्ति आदि होगा। उसके लिए मजिस्ट्रेट ने अनेक अंग्रेज बंधुओं को जिले और कलकत्ते तक से बुलाया था। गिने चुने भद्र बंगाली जनों का भी प्रबंध किया गया था। उनके लिए बगीचे में एक अलग तंबू में ब्राह्मण रसोइये द्वारा जलपान बनाने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा सुना गया था। थोड़े समय में ही हरान बाबू ने अपनी उच्च कोटि की बातचीत से मजिस्ट्रेट साहब को काफ़ी संतुष्ट कर दिया था।
क्रिश्चियन धर्मशास्त्र के विषय में हरान बाबू का असाधारण ज्ञान देखकर साहब आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने हरान बाबू से यहाँ तक पूछ लिया था कि क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने में वह क्यों पीछे रह गए। आज शाम को नदी किनारे सैर करने समय हरान बाबू के साथ ब्राह्मण समाज की कार्यप्रणाली और हिंदू समाज के सुधार के बारे में गंभीर चर्चा कर रहे थे। इसी समय गुड इवनिंग सर कहता हुआ गोरा उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उससे पहले दिन भी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात करने की कोशिश करने पर उसकी समझ में आ गया था कि साहब के पास आने के पहले उनके प्यादे को नजराना देना पड़ता है। यह दंड और अपमान स्वीकार न करने का निश्चय करके आज वह साहब की हवाखोरी करने के समय उनके सामने उपस्थित हुआ है। इस साक्षात के समय हरान बाबू अथवा गोरा की ओर से कोई परिचय का उत्साह नहीं देखा गया। साहब आगंतुक को देखकर कुछ विस्मित हो गए। ऐसा 6 फुट से अधिक ऊंचा, लंबा, तगड़ा जवान उन्होंने बंगाल में अब से पहले कभी देखा उन्हें याद नहीं पड़ा। उसका रंग भी साधारण बंगालियों जैसा नहीं था। शरीर पर खाकी रंग का कुर्ता, मोटी मैली धोती, हाथ में बांस की लाठी, चादर सिर पर पगड़ी की तरह बांधी हुई थी। मजिस्ट्रेट से गोरा ने कहा, मैं घोषपुर गांव से आ रहा हूं। मजिस्ट्रेट साहब ने विस्मय सूचक हल्की सी सीटी बजाई। घोषपुर के मामले में कोई गैर आदमी टांग अड़ा रहा है, इसकी सूचना उन्हें एक दिन पहले ही मिल चुकी थी। शायद यह वही आदमी है। सिर से पैर तक गोरा को एक तीखी नज़र से देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन जात हो? गोरा बोला, बंगाली ब्राह्मण हूं। साहब बोले, ओह, किसी अखबार से संबंध है शायद? गोरा ने कहा, नहीं। मैजिस्ट्रेट बोले, घोषपुर में तुम क्या करने आए थे? गोरा, घूमता हुआ वहां जा ठहरा था। पुलिस की ज्यादती से गांव की दुर्गति होते हुए देखकर तथा नए उपद्रव की आशंका जानकर उसे रोकने के लिए आपके पास आया हूं। मैजिस्ट्रेट ने कहा, घोषपुर गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, यह तुम्हें मालूम है? वे बदमाश नहीं हैं, गोरा बोला। निर्भीक और आज़ाद दिमाग है, अत्याचार चुपचाप नहीं सह सकते। मैजिस्ट्रेट बिगड़ उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि नए बंगाली इतिहास की पुस्तकें पढ़कर बहुत बातें सीख गए हैं। इनसे फरेब प्रकट करने में गोरा को डपट कर बोले, यहाँ के हालात का तुम्हें कुछ पता नहीं है। मेघ गंभीर स्वर में गोरा ने जवाब दिया, यहाँ के हालात का आपको और भी कम पता है। मैजिस्ट्रेट ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूँ, घोषपुर के मामले में यदि कोई दखल दोगे तो सस्ते में नहीं छूटोगे। गोरा ने कहा, जब आपने तय ही कर लिया है कि अत्याचार को रोकने की कार्यवाही नहीं करेंगे और गांव के लोगों के बारे में पहले से ही मिथ्या धारणा बना ली है, तब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि गांव के लोगों को पुलिस के मुकाबले में खड़े होने के लिए बढ़ावा दूं। चलते चलते मैजिस्ट्रेट रुक गए और बिजली की तेजी से गोरा की ओर पलटकर गरज उठे, क्या तुम्हारी इतनी मजाल? और कुछ कहे बिना गोरा धीरे गति से चला गया। मैजिस्ट्रेट, हरान बाबू, आपके देश के लोग तो विचित्र हैं। हरान बाबू ने कहा, पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित ढंग से नहीं होती, विशेषकर आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देश में होती ही नहीं, इसीलिए ये सब बातें हो रही हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जो उत्तम अंश है वह ग्रहण करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य नियति का ही विधान है। ये अकृतज्ञ लोग अब भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि इन लोगों ने केवल किताबें रट ली हैं, इनका धर्मबोध बिल्कुल अधूरा है। मैजिस्ट्रेट बोले, क्राइस्ट को स्वीकार किए बिना भारतवर्ष का धर्मबोध कभी नहीं हो सकता। हरान बाबू ने कहा, एक तरह से यही सच है। यूँ कहते हुए हरान बाबू ने ईसा को स्वीकार करने के बारे में एक ईसाई में और हरान बाबू में कहाँ तक सहमति है और कहाँ तक मतभेद, इसके सूक्ष्म विवेचन में मजिस्ट्रेट को इतना उलझा लिया कि मेम साहब परेश बाबू की लड़कियों को डाक बंगले पहुंचाकर लौट आईं और पति से बोली, हैरी अब वापस चलना चाहिए। तब चौंक कर उन्होंने घड़ी निकाल कर देखते हुए कहा, माय गॉड, आज तो 8:20 हो गए। उन्होंने गाड़ी पर सवार होते समय हरान बाबू से हाथ मिलाकर विदा लेते हुए कहा,
आपके साथ बातचीत में सांझ बहुत अच्छी कट गई। हरान बाबू ने डाक बंगले पर लौटकर मजिस्ट्रेट के साथ अपनी बातचीत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन गोरा के आने का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। किसी अपराध के लिए बिना किसी सुनवाई के सिर्फ गांव वालों को सबक सिखाने के लिए 47 आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया था। मैजिस्ट्रेट से भेद होने के बाद गोरा किसी वकील की खोज में निकला। किसी से उसने सुना था कि 7 कौड़ी हालदार यहाँ के नामी वकील हैं। 7 कौड़ी के घर पहुँचते ही वकील साहब कह उठे, अरे यह तो गोरा है, तुम यहाँ कहाँ? गोरा का अनुमान ठीक ही था। 7 कौड़ी उसका सहपाठी था। गोरा ने कहा, घोषपुर के आसामियों को जमानत पर छुड़ाकर उनकी पैरवी करनी होगी। 7 कौड़ी ने कहा, जमानत कौन देगा? मैं दूंगा। 47 आदमियों की जमानत देना तुम्हारे बूते का है? गोरा, अगर मुख्तियार लोग मिलकर जमानत दे दें तो मैं उनकी फीस दे दूंगा। 7 कौड़ी ने कहा, उसमें भी कुछ कम खर्च नहीं होगा। दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट के इजलास में जमानत की दरखास्त पेश की गई। मैजिस्ट्रेट ने कल मिले मैले कपड़े और पगड़ी वाले दबंग आदमी की ओर एक नज़र डाली और दरख्वास्त नामंजूर कर दी। 14 वर्ष के लड़के से लेकर 80 वर्ष के बूढ़े तक हवालात में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए। 7 कौड़ी से गोरा ने उसकी ओर से केस लड़ने का अनुरोध किया। 7 कौड़ी ने कहा, गवाह कहाँ मिलेंगे? जो गवाह हो सकते थे वही सब तो आसामी हैं। इनके अलावा साहब को मारने के लिए इस कांड की जांच के मारे सारे इलाके के लोगों के नाक में दम है। मैजिस्ट्रेट समझता है कि भीतर ही भीतर इसमें भद्र लोगों का भी हाथ है। शायद मुझ पर भी करता हो, कौन जाने। अंग्रेज़ी अखबार बराबर लिख रहे हैं कि देसी लोगों के हौसले इतने बढ़ जाएंगे तो आरक्षित असहाय अंग्रेज़ों का निश्चिंत रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर तो ऐसी हालत हो गई है कि देशी लोग देश में टिक ही नहीं पाते। मैं जानता हूँ कि अन्याय हो रहा है, लेकिन उपाय नहीं है। गरजकर गोरा ने कहा, उपाय क्यों नहीं है? हंसकर 7 कौड़ी ने कहा, जैसे तुम स्कूल में थे अब तक ठीक वैसे ही हो। उपाय इसलिए नहीं है कि हम लोगों के घर में बीवी बच्चे हैं, रोज कमा कर न लाएं तो कई लोगों का फाका करना पड़ जाएगा। दूसरे का बोझ अपने ऊपर लेने वाले दुनिया में कम ही व्यक्ति होते हैं। जिसके घर में 10 खाने वाले हों वह उन 10 को छोड़कर दूसरे 10 आदमियों की ओर देखने का समय कहाँ से पाएगा? गोरा ने कहा, तो इन लोगों के लिए तुम कुछ नहीं करोगे? हाईकोर्ट के सामने यदि? अधीर होकर 7 कौड़ी ने कहा, अरे तुम यह क्यों नहीं देखते कि एक अंग्रेज जख्मी हुआ है? हर अंग्रेज राजा है। छोटे अंग्रेज को मारना भी छोटे किस्म का राजविद्रोह ही है, जिसका कोई सुफल नहीं निकलने वाला। उसके लिए बेकार में दौड़ धूप करके खामखा मजिस्ट्रेट से भी बिगाड़ूं, यह मुझसे नहीं होगा। गोरा ने निश्चित किया कि अगले दिन 10:30 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाकर देखेगा कि वहाँ के किसी वकील से कुछ मदद हो सकता है या नहीं। इसी समय लेकिन एक और बाधा आ खड़ी हुई। यहाँ के कार्यक्रम के सिलसिले में कलकत्ता के विद्यार्थियों की एक टीम के साथ स्थानीय विद्यार्थियों का क्रिकेट मैच निश्चित हुआ। अभ्यास के लिए कलकत्ता के लड़के आपस में खेल रहे थे कि एक लड़के के पैर में गेंद से गहरी चोट लग गई। मैदान से लगा हुआ एक बड़ा पोखर था। जख्मी लड़के को किनारे पर लिटाकर उसके 2 साथी कपड़ा में पानी में भिगोकर उसके पैर पर पट्टी बांध रहे थे कि अचानक कहीं से एक पहरेदार ने आकर एक छात्र को जोर से धक्का देकर भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। पोखर पीने के पानी के लिए ही था, उसमें उतरना मना था। यह बात कलकत्ता के विद्यार्थी नहीं जानते थे। उनके बदन भी गठे हुए थे। उन्होंने अपमान का यथोचित प्रतिकार करना शुरू किया। यह दृश्य देखकर 4-5 सिपाही और दौड़ते हुए आ गए। ठीक इसी बीच गोरा भी वहाँ से गुजरा। छात्र गोरा को पहचानते थे। उनके साथ गोरा कई बार क्रिकेट खेल चुका था। गोरा ने जब देखा कि विद्यार्थियों को पकड़कर मारते मारते लिया जा रहा है तब वह सह नहीं सका। बोला, खबरदार जो इन्हें मारा तो। पहरेदार और उसके साथियों ने उसे भी भद्दी भद्दी गालियां दी। इस पर गोरा ने घूसे और लात जमाकर ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भीड़ लग गई। इधर देखते देखते विद्यार्थियों का झुंड भी इकट्ठा हो गया और गोरा के उत्साह से शह पाकर वे भी पुलिस पर टूट पड़े।
पहरेदार और उसके साथी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सारी घटना में राह चलते लोगों को बड़ा मजा आया, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं कि यह तमाशा गोरा के लिए तमाशा न रहा। लगभग 3-4 बजे डाक बंगले में जब विनय, हरान बाबू और लड़कियां अभ्यास कर रही थीं, विनय के परिचित छात्रों ने आकर खबर दी कि गोरा और कुछ छात्रों को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया है। अगले दिन पहले इजलास में ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनकी पेशी होगी। गोरा हवालात में? खबर सुनकर हरान बाबू को छोड़कर सब लोग चौंक उठे। दौड़ा हुआ विनय पहले अपने सहपाठी सात कौड़ी हालदार के पास गया। उसे सारी बात बताकर उसके साथ हवालात पहुंचा। सात कौड़ी ने गोरा की ओर से पैरवी करने और उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश का प्रस्ताव किया तो गोरा ने कहा, नहीं, मैं वकील भी नहीं करूँगा और मुझे जमानत पर छुड़ाने की चेष्टा भी नहीं करनी होगी। यह भी कोई बात हुई? विनय की ओर मुड़कर सात कौड़ी ने कहा, देखा इसको? कौन कहेगा कि गोरा स्कूल से निकल आया है? इसकी अकल ठीक अब भी वैसी ही है। गोरा ने कहा, संयोग से मेरे पास साधन है, दोस्त हैं, इसीलिए मैं हवालात से बच जाऊं। यह मैं नहीं चाहता। हमारे देश की जो धर्म नीति है उसके अनुसार न्याय करने की जिम्मेदारी राजा की है। प्रजा के साथ अन्याय हो यह राजा का अधर्म है, लेकिन इस राज में यदि वकील की फीस न जुटा सकने पर प्रजा को हवालात में सड़ने या जेल में मरना पड़े, सिर पर राजा के रहते भी पैसा देकर इंसाफ खरीदने की कोशिश में लुट जाना पड़े, तो ऐसे अन्याय के लिए एक ढेला भी मैं खर्च नहीं करना चाहता। सात कौड़ी ने कहा, लेकिन काजी के राज में तो घूस देने के लिए सिर बेचना पड़ता था। गोरा ने कहा, लेकिन घूस देने का विधान राजा का तो नहीं था। जो काजी बुरा होता था वह घूस लेता था। आजकल भी वही हाल है, लेकिन आजकल इंसाफ के लिए राजा के सामने जाने पर चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष, प्रजा को रोना ही पड़ता है। जो गरीब है, इंसाफ की लड़ाई के लिए उसमें हार जीत दोनों में ही सर्वनाश है। फिर जहाँ राजा वादी है और हम जैसे लोग प्रतिवादी, वहाँ उनकी ओर से ही सब वकील बैरिस्टर हैं। और अगर मैं जुटा सकूँ तो ठीक, नहीं तो मेरा भाग्य। इंसाफ के लिए अगर सफाई वकील की ज़रूरत नहीं तो सरकारी वकील किस लिए? और अगर ज़रूरत है तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ अपना वकील स्वयं खोजने की मजबूरी क्यों हो? क्या यह प्रजा के साथ शत्रुता नहीं है? कैसा राजधर्म है यह? सात कौड़ी ने कहा, बिगड़ते क्यों हो भाई? सिविलाइजेशन कोई सस्ती चीज़ तो नहीं है। इंसाफ में बारीकी के लिए कानून में भी बारीकी आवश्यक है। कानून में बारीकी होने पर बिना पेशेवर कानूनदा के काम नहीं चलता। पेशे की बात आते ही बिक्री खरीद की बात आ जाती है। इसलिए सभ्यता की अदालत में इंसाफ की अपने आप दुकानदारी हो जाती है। इसी से जिनके पास पैसा नहीं है उसके ठगे जाने की संभावना रहती है। यदि तुम राजा होते तो क्या करते भला? गोरा बोला, ऐसा कानून बनाता कि 1000-1500 रुपये वेतन पाने वाले जज की अकल के लिए भी उसे भुगत पाना असंभव हो जाता। अभागे वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष के लिए सरकारी खर्च पर वकील नियुक्त करता। ठीक इंसाफ होने पर खर्चा प्रजा के सिर मढ़कर अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व करता हुआ मुगल पठान राजाओं को गालियां न देता। सात कौड़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी वह शुभ दिन नहीं आया है। तुम अभी राजा नहीं हुए हो। आज जब तुम सभ्य राजा की अदालत में आसामी बने हुए पेश हुए हो, तुम्हें तो अपने गांठ से पैसा खर्च करना होगा या किसी दोस्त वकील की शरण लेनी होगी, नहीं तो तुम किसी प्रकार मुसीबत से नहीं टल सकोगे। हट करके गोरा ने कहा, कोई कोशिश न करने से जो सिर पर आएगी भले ही वह मेरे सिर पर आए। बिल्कुल असहाय भी इस राज्य में जो गति होगी वही मेरी भी हो। विनय ने भी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन गोरा ने सबकी अनसुनी कर दी। उसने विनय से पूछा, अचानक तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? विनय का चेहरा जरा तमतमा उठा। गोरा आज हवालात में न होता तो शायद विनय कुछ विद्रोह के स्वर में ही वहां अपने होने का कारण बता देता, लेकिन आज स्पष्ट बात उसके मुंह पर नहीं आई। वह बोला, मेरी बात फिर होगी, अभी तो तुम्हारी। गोरा ने कहा, मैं तो आज सरकारी मेहमान हूँ, मेरी चिंता तो सरकार स्वयं कर रही है। तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। विनय जानता था कि गोरा को डिगाना संभव नहीं।
इसलिए वकील करने की उसने कोशिश छोड़ दी। बोला, यहाँ का तो तुम खाना नहीं खा सकोगे, बाहर से कुछ खाना भेजने का प्रबंध कर दूं? अधीर होकर गोरा ने कहा, विनय, क्यों तुम बेकार की दौड़ धूप करते हो? मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। सबके भाग्य में हवालात में जो आता है उससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। लाचार होकर विनय डाक बंगले लौट आया। सुचारिता रास्ते की ओर वाले एक सोने के कमरे में दरवाज़ा बंद करके खिड़की खोले विनय के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी प्रकार भी दूसरों का साथ या उनकी बातचीत उसे सहन नहीं हो पा रही थी। जब सुचारिता ने देखा कि विनय उदास और चिंतित चेहरा लिए हुए डाक बंगले की ओर आ रहा है, तब उसके हृदय में अनेक आशंकाएं उठने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने को शांत करके एक किताब हाथ में लेकर वह बैठने के कमरे में आई। सिलाई का काम ललिता को बिल्कुल नहीं रुचता, लेकिन आज एक कोने में बैठी वह सिलाई कर रही थी। लावण्य सुधीर के साथ अंग्रेजी शब्द बनाने का खेल खेल रही थी। लीला दर्शक बनी बैठी थी। हरान बाबू वरदा सुंदरी के साथ आगामी कल के उत्सव के बारे में बातचीत कर रहे थे। विनय ने आज सवेरे पुलिस के साथ गोरा के झगड़े का सारा किस्सा व्यवहार सुनाया। सुचारिता स्तब्ध बैठी रह गई। ललिता की गोद से सिलाई नीचे गिर गई और उसका मुंह लाल हो आया। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी। धन्यवाद।